गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। महानगर शाहजहाँपुर से आशीष शुक्लधेय। आज हम लोग समास टॉपिक पे बात करेंगे हिंदी में। विभिन्न राज्यों में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। जैसे भी राजस्थान में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है और ऐसे में नेट की भी परीक्षा के लिए विज्ञापन आ चुका है। तमाम परीक्षाओं में हिंदी विषय में समास टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एक हिंदी से संबंधित परीक्षा में समास से कई सारे प्रश्न रहते हैं परीक्षा में, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। लगभग जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी के लिए ये समास टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज इस समास को। स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ और मज़े लीजिए हिंदी को में समास टॉपिक पर। एक स्टेटमेंट से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है समास। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ समास टॉपिक पर। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम अपनी बात को कहें तो कह सकते हैं जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहां समास होता है या वहां समास कहलाता है। अब बात करते हैं संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का अत्यधिक प्रयोग होता रहा है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है या हम प्रथम पद कह सकते हैं, और दूसरे पद को बाद वाला पद या उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपसे बात करें तो जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर तो रसोई घर हो गया। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है के लिए, अब के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें जो आपका समास होगा वो तत्पुरुष होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसमें क्यों होगा? तत्पुरुष समास इसमें इसलिए होगा क्योंकि के लिए जो है एक कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है हाथ के लिए कड़ी, इसका क्या हो जाएगा? हथकड़ी। तीसरा है नील और कमल, क्या हो जाएगा? नील कमल। और चौथा है राजपुत्र, तो राजपुत्र का जो विग्रह है वो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। इसको आप एक बार सही कर लीजिएगा कि राजा का पुत्र, तो राजपुत्र। अब दो बातें यहाँ से और आपको बतानी है। पहली बात तो ये हो गई आपकी राजपुत्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। ये आपका हो गया समस्त पद। अब जो पूर्व वाला भाग है, पूर्व वाले भाग को हम लोग कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। ये आपका हो गया समास विग्रह। आगे बढ़ते हैं। सामासिक शब्द क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है कि सामासिक शब्द क्या होता है, तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब हम लोग बात करेंगे किसकी? समस्त पद की, तो समस्त पद में क्या होता है? जो विभक्तियों के चिन्ह हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र,
अब राजपुत्र एक सामासिक पद है। अब इसका समास अगर विग्रह करना है तो अभी ऊपर आपको बताया था क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। का एक क्या है, कारक चिन्ह है। का जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रतीक है। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति का प्रतीक है। और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत जो प्रयोग किया जाता है वो होता है संबंध कारक। कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। संबंध कारक का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। अब इसमें आप देख सकते हैं माता और पिता के बीच में हल्का सा डैश लगा हुआ है। इसको हम लोग हिंदी में जो है वो योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, ये आपका हिंदी में योजक चिन्ह कहलाता है। माता और पिता, अगर हम बात करें माता और पिता, तो ये जो और शब्द है ये बताता है कि माता पिता में जो समास है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, वो आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कैसे होगा, जिन समास में, अभी आपको परिभाषा बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन समास में योजक चिन्ह इस तरह से योजक चिन्ह लगा हो और हो, इनकी पहचान हम लोग द्वंद्व समास के रूप में करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि समास और संधि में क्या होता है। तो ध्यान दें, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, या हम लोग इसको जोड़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेल या जोड़। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, विच्छेद कहलाती है। अब एक प्रश्न आपसे बखूबी पूछा जाता है कि संधि में क्या होता है, विच्छेद, और समास में क्या होता है, विग्रह। अब समास में होता है आपका विग्रह और संधि में होता है आपका विच्छेद। लेकिन दोनों के अगर अर्थ की हम लोग बात करें तो दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है अलग होना। दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग होना। तो संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे पुस्तक धन आलय, अब ये पुस्तक हो गई, ये आलय हो गया, मिलकर के बनने वाला जो शब्द है वो पुस्तकालय हो गया। अब पुस्तक यहाँ पे प्रथम पद हो गया, पुस्तक जो है आपका प्रथम पद हो गया, आलय द्वितीय पद हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं, पुस्तकालय। और पुस्तकालय में जो संधि आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी स्वर, स्वर संधि हो जाएगी। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जब आपको संधि टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं उनमें से पुस्तकालय शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, हम समास ही पढ़ा रहे हैं, समास ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें सभी को देखना होता है। तो कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बहुत
अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, कम समय में समझ सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे बुद्धू टाइप के भी बच्चे होते हैं जिनको समझने में काफ़ी समय लगता है, वो भी इसको अच्छी तरीके से समझ लें। इसीलिए दोनों लोगों के स्तर को जांचते हुए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब बात करते हैं विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। जब किसी समस्त पद को हम तोड़ते हैं तो उस तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। बात कर रहे थे विभक्ति। तो हिंदी में जो विभक्ति हैं वो कितनी हैं? 8। हिंदी में कारक कितने हैं? 8। संस्कृत में कारक कितने हैं? 6। हिंदी में वचन कितने हैं? 2। संस्कृत में वचन कितने हैं? 3। अब समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित भी किया जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। जैसे विषधर, एक आपका शब्द हो गया है विषधर, तो विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। अब आप बता सकते हैं बिना सोचे समझे कि इसमें जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे कि इतनी आसान बातें सर आप अगर पढ़ाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए, आसान बातें ही सबसे पहले सीखने की ज़रूरत होती है। तो विषधर में जो है कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं जो आपको अलंकार टॉपिक में भी मिलेंगी। कई बार परीक्षार्थियों से पूछा जाता है उपमान क्या होता है। अब जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहती है, या जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। आगे चल कर के जब हम आपको अलंकार टॉपिक पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? जब आपको अलंकार टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से हम बताएंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करते हैं समास के भेद। अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि समास के भेद हम 5 लिखें या 6 लिखें। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि अव्ययभाव समास का प्रथम पद कैसा होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। और जो प्रथम पद प्रधान होता है वो किसका होता है? अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का प्रथम पद जो है वो विशेषणवाची होता है। विशेषणवाची का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो विशेषता बतलाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो द्विगु समास। अब जो द्विगु समास है इसमें क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा समास है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी आप द्वंद्व समास की एक विशेषता ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो द्वंद्व समास होता है उस द्वंद्व समास में विपरीत शब्दों का खेल होता है। विपरीत शब्दों का सबसे ज़्यादा खेल होता है। अगर आपको विलोम शब्द आते हैं, विपरीत का मतलब होता है विलोम शब्द। अगर आपको अच्छे से विलोम शब्द आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरणों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आगे डिटेल से बताएंगे। और लास्ट जो छठा समास है वो आपका आता है बहुव्रीहि समास।
अब जो बहुव्रीहि समास है वो आपका छठा होता है बहुव्रीहि समास। प्रश्न आता है कि वो कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जिस समास का नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के बारे में मैंने आपको बताया था। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा भी आपको बताई जाएगी। आज हम लोग समास के जो 6 भेद होते हैं यहीं तक अपनी बात को समाप्त करते हैं। हाँ, 2 बातें और आप देख सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं, संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक। तो आप कंफ्यूज ना हो। टीजीटी, पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें इस टाइप के प्रश्न हायर लेवल से ज़रूर पूछे जाते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद कौन कौन से होते हैं। तो संयोग मूलक, आश्रय मूलक और तीसरा आपका हो जाएगा वर्णन मूलक। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 जो इस समास का पार्ट 2 आएगा उसमें हम इन 6 समास को एक एक समास को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ साथियों इसकी आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो अपनी बात को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथ ही आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक तो बनते हैं, 100 लाइक तो आने चाहिए, जिससे कि पार्ट 2 का वीडियो जो है हम क्रिएट कर सकें। थैंक्स।